हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग रोज जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे थे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में भी मैं आप लोगों के लिए काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपकी एग्जाम हाफ ईयरली हो या चाहे बोर्ड एग्जाम हो, आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम या कोई बच्चे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिशन एग्जाम वाले हैं उनके लिए एनसीईआरटी क्लियर हो रहा है। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम वाले हैं उनके लिए हम लोग ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग 2 मार्क्स के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो बच्चे 10th के हैं, 11th के हैं, 9th के हैं, उन लोगों के लिए चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि मैं इसमें क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है, मतलब किसी भी एज ग्रुप का बच्चा अगर होता है तो उन सभी के लिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है बेटा अभी। ठीक है, जिसमें से कि बेटा हम लोग जो है वो 22 क्वेश्चन इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर चुके हैं। आज हम उसी का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जैसा कि सभी जानते हैं बेटा कि हम लोग रोज कुछ नया पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ धमाकेदार पढ़ते हैं बेटा, तो आज भी आप लोगों के कुछ धमाकेदार लेके आया हूं बेटा मैं आपकी अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। तो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। उसके पहले एक बात बोलूंगा बेटा मैं आप लोगों को कि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि एक भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मिस नहीं होगा। ठीक है, अब समझिएगा बेटा आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है हम लोगों का। तो आज का पहला ही क्वेश्चन हम लोग का होने वाला है कि निश्चयवाद क्या होता है। ठीक है बेटा, निश्चयवाद में मतलब ये होता है कि प्रकृति ने हम लोगों को मान लिया है कि भैया हम लोग प्रकृति के अनुसार अगर काम नहीं करेंगे तो हम लोग प्रकृति पे जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमको प्रकृति को और जीतना है, प्रकृति पे अगर जीत हासिल करनी है तो हमको प्रकृति के अनुसार काम करना पड़ेगा। अगर जो प्रकृति हम लोगों से चाहती है हम अगर उसके अनुसार काम करेंगे तो हम लोग प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो निश्चयवाद के अंतर्गत क्या चीज आती है, तो निश्चयवाद के अंतर्गत बेटा पहली चीज आती है आप लोगों की कि अगर मनुष्य प्रकृति के अनुसार अगर कार्य करने लग जाता है तो मनुष्य जो है वो प्रकृति पर या मनुष्य समाज जो है, मनुष्य जात है, वो प्रकृति पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकती है बेटा। ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा है पहला। अगला क्या है बेटा, सेकंड वाला कि माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत क्या है। ठीक है बेटा, तो माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत जो है ना बेटा, वो आप लोगों को ये बताता है बेटा कि जैसे जैसे कि खाद्य आपूर्ति होती है, खाद्य आपूर्ति मतलब खाने की वस्तुओं की पूर्ति, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाद्य आपूर्ति। ठीक है, खाद्य आपूर्ति की मात्रा में जनसंख्या वृद्धि अधिक है, मतलब जितनी हम लोग के पास खाने की वस्तु है उसकी बजाय जनसंख्या हमारे देश में अधिक है या विश्व में जनसंख्या अधिक है, वो विश्व की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो क्या होता है बेटा, इसी जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, खाद्य आपूर्ति को बढ़ाने के लिए, ठीक है, मतलब एक कुल मिलाकर पृथ्वी का बैलेंस, इक्वल बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि महामारियां जन्म लेती है। महामारी ने जैसे कि आई, जैसे प्लेग वगैरह हो गई थी, कोविड-19 वगैरह हो गया था, ठीक है, विश्व युद्ध वगैरह हो गया बेटा। ठीक है बेटा, ये सब क्या बेटा हम लोगों की महामारियां बोल सकते हैं इसको हम लोग। विश्व युद्ध से महामारी नहीं है परंतु उसको हम लोग अकाल की जो है कैटेगरी में रखते हैं उसको हम लोग। ठीक है बेटा, इससे कई कमजोर देशों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी थी। ठीक है, तो माल्थस जी ये कहते हैं कि खाद्य आपूर्ति की तुलना में जनसंख्या वृद्धि अधिक है, उसी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए अकाल, आपातकाल या महामारी जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विकासहीन वृद्धि से क्या आशय। तो बेटा विकासहीन वृद्धि से सीधा सा आशय मेरा तो ये है कि हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, ठीक है, अच्छे से। ठीक है बेटा, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा बेटा, क्या था मैं बोलना भूल गया था आप लोगों को कि आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लिया कीजिए। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट लेने से बेनिफिट बेटा आपका पहला ये होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट बेनिफिट, आपको क्वेश्चन पहले मिल गए, फिर जो मैं आंसर बोल रहा हूं आप उसको 2 मिनट क्लास को रोक कर लिख सकते हैं बेटा हाथों हाथ। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हम लिखते नहीं, हम समझ लेते हैं। आप समझिए, पर कुछ ऐसा एक वर्ड जरूर लिखिए उस क्वेश्चन के पीछे जिससे आपको याद रहे। बेटा मेरे को समझ हो चुका है इस चीज को पढ़ाते, मुझे याद है, परंतु आप इन चीजों को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, आपके माइंड में एक चीज सेट होने में समय लगेगा बेटा। मैंने इस चीज को जिया है, मैंने इस चीज को काफी डीप में पढ़ा है, आपने इतना डीप में नहीं पढ़ा है बेटा अभी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, विकासहीन वृद्धि से क्या आशय है। तो बेटा विकासहीन वृद्धि ऐसी वृद्धि होती है जिसमें विकास तो हो रहा है परंतु विकास का सकारात्मक परिवर्तन हमारे सामने नहीं आ रहा है। मतलब जो हम लोगों को परिवर्तन आना चाहिए, विकास की गति दिखनी चाहिए, वो हमको नहीं दिख रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विकासहीन वृद्धि बोलेंगे। मतलब केवल नाम का विकास हो रहा है। ठीक है, हमारे देश में सरकार है भैया, बहुत सारी योजनाएं चला जा रही है पर वो योजनाएं सफल नहीं हो रही, तो वो योजनाएं केवल नाम मात्र की हो गई। ऐसे ही विकास अगर मान लो अगर हो रहा है तो वो विकास में जो परिवर्तन दिया गया है, विकास में जो नियम और शर्तें बताई गई उसके अनुसार अगर काम होता है तो वो विकास क्या है, विकास के अनुसार का मतलब उसका गुण सकारात्मक आएगा। परंतु अगर गुण सकारात्मक नहीं आते हुए नकारात्मक गुण आता है तो वह विकासहीन वृद्धि होगी हम लोगों की। आगे समझ में आप लोगों को बेटा। अगला क्वेश्चन है मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से होते हैं बेटा। तो देखिए मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र की बात करेंगे हम लोग करेंगे बेटा। तो पहले तो हम लोग का होता है कौन सा, आय उपागम, लिख लीजिएगा आप लोग,
आय उपागम लिख लीजिए, ठीक है। फिर सेकंड बेटा हम लोग का होगा क्या है, क्षमता उपागम। कौन सा हो जाएगा बेटा अगला हम लोग, क्षमता उपागम। फिर हम लोग का हो जाएगा बेटा इसका कल्याण उपागम। कौन सा हो जाएगा, कल्याण उपागम, ठीक है। फिर आवश्यकता एवं हम बोल सकते हैं कि आधारभूत आवश्यकता उपागम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आवश्यकता या आधारभूत आवश्यकता उपागम हो जाएगा हम लोग का इसका, किसका, मानव विकास के मूलभूत क्षेत्रों का, ठीक है बेटा। फिर हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय कौन कौन से हैं। कृषि से संबंधित या हम लोग किसी वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर रहे हैं तो उसको हम लोग प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत रखेंगे। मछली पालन, अनाज काटना, अनाज बोना, खदानों से जो है मतलब खदानें जो होती है उनसे हमको खनिज निकालना, ठीक है। खेत में पानी डालना, ठीक है। कोई वस्तु को उत्पादित करना, ठीक है बेटा। ये सब क्रियाकलाप कौन से हम लोग के प्राथमिक क्रियाकलाप, लकड़ी काटना, ठीक, घास काटना, तो ये सब कौन से क्रियाकलाप बेटा आपके, ये सभी प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां होती है, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, कृषि आधारित उद्योग के नाम लिखिए। तो पहला है कि अनाज दालें उद्योग, ठीक है। दूसरा है क्या है भैया कि अनाज पिसवाना उद्योग हो गया। तीसरा हो गया भैया दूध उद्योग हो गया, ठीक है। हम लोग दूध लिख सकते हैं इसमें, जो कृषि आधारित होता है, क्योंकि जो है वो जानवर जो होते हैं वो क्या करते हैं भैया, किसी न किसी जो है मतलब भूसा वगैरह जो होता है, ठीक है, अनाजों का, उसी पर निर्भर होते हैं, तो कृषि आधारित उद्योग वो होता है, ठीक। कच्चे माल वगैरह हो गया, तेल उद्योग वगैरह हो गया, तो ये सभी हमारे कृषि पर आधारित उद्योग होते हैं, हम लोग इसमें देख सकते हैं आसानी से, ठीक है बेटा। फिर अगला क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं भैया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब वो होता है कि जहां पर कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दोनों देशों के बीच वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की श्रेणी में उसको हम लोग रखते हैं। याद है आंसर पूरा क्या है, दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत दोनों देशों के मध्य वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। सीधी सी बात है। भारत में निम्न जनसंख्या घनत्व वाले दो राज्यों के नाम लिखिए। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दिख रहा है आप लोगों को बेटा, अरुणाचल प्रदेश, जहां की जनसंख्या कितनी है, तो 17 व्यक्ति प्रति 1 किलोमीटर है। कितने, 17 व्यक्ति जो है प्रति 1 किलोमीटर निवास करते हैं। और मिजोरम में जो है वो 52 व्यक्ति प्रति 1 किलोमीटर पर निवास करते हैं। कहां पर, मिजोरम में, ठीक है बेटा। निम्न जनसंख्या घनत्व की बात चल रही है, निम्न मतलब काफी कम की बात चल रही है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है ना, वहां पर 17 व्यक्ति प्रति 1 किलोमीटर पर निवास करते हैं, ठीक है। और मिजोरम जो हम लोग का होगा, मिजोरम दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। मिजोरम में जो है 52 व्यक्ति प्रति 1 किलोमीटर पर निवास करते हैं, ठीक है बेटा। आप लोगों को दिख रहा, समझ में आ रहा अच्छे से। चलो, अब भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों के नाम लिखिए। ऐसे कौन से राज्य है जिनका भारत में सबसे अधिक मात्रा में नगरीकरण हुआ है, ठीक है बेटा। देख लीजिए यहाँ पे आप लोग, पहला कौन सा है, गोवा, कौन सा है, गोवा है। दूसरा है मिजोरम, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। और तीसरा कौन सा होगा हमारा, तमिलनाडु। फिर समझिए एक बार, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, ठीक है बेटा। ये ऐसे राज्य है जिनका सर्वाधिक मात्रा में नगरीकृत हुआ है। कौन सा है, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु। शॉर्ट ट्रिक बताऊं बेटा इसकी, गोमित। अगर आपको गोमित याद है ना, क्या गोमित, क्या याद है बेटा, गोमित। दिख रहा है आप लोगों को, सबको दिख रहा है आप लोगों को गोमित। चलो मैं लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख जाएगा आप लोगों को, देख जाएगा ना, गोमित, क्या लिख जाएगा, गोमित, ठीक है बेटा। दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे गोमित, देखो दिखा हुआ है यहाँ पे, ये गोमित लिखा हुआ बेटा यहाँ पे। गोमित मतलब गोवा, मी से मिजोरम, ठीक है, ता से तमिलनाडु, ठीक है बेटा। तो ये हम लोग कौन से राज्य हो गए, हम लोग सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हो गए, मतलब सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन कौन से हैं, तो गो से गोवा, मी से मिजोरम, ता से तमिलनाडु, ठीक है, गोमित। चलो भैया, अगला क्वेश्चन है अनुषंगीय सैटेलाइट या उपग्रह नगर किसे कहते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। इसके बारे में हम लोग पढ़ना है। तो देखो बेटा, अनुषंगीय नगर कौन से होते हैं आप लोगों के, अनुषंगीय नगर जो होते हैं ना, अनुषंगीय नगर शहर के एक बड़े या प्रमुख शहर के बाहरी इलाकों में स्थित होते हैं। मतलब जो बड़ा शहर होता है, ठीक है, विकसित नगर होता है बेटा, उसके बाहर इलाके में स्थित होते हैं। मतलब रहते उसके नजदीक, ज्यादा डिस्टेंस नहीं रहती इन दोनों के बीच में, पर वो बाहर रहेंगे। क्यों, क्योंकि उनको सैटेलाइट नगर भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। समझना फिर से, ठीक है बेटा, क्या इनको सैटेलाइट नगर भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, यह नगर अनेक आवश्यक कार्यों एवं सेवाओं के लिए बड़े शहरों पर निर्भर होते हैं। किस पर निर्भर होते हैं बेटा, बड़े शहरों पर ये लोग जो है डिपेंडेंट रहते हैं, मतलब निर्भर करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा, ये बोल रहा है कि जैसे गाजियाबाद हो गया हम लोगों का, ठीक है, रोहतक हो गया हम लोगों का, गुरुग्राम हो गया हम लोगों का, यह सभी क्या है, यह सभी दिल्ली के जो है वो हम लोग बोल सकते हैं इनको सैटेलाइट नगर या अनुषंगी नगर की कैटेगरी में आते हैं, यहाँ है, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास बेटा हम लोग पूरी हो रही है। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो बेटा, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा बेटा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम अकाउंट, टेलीग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट सभी की लिंक प्रोवाइड करवाई गई बेटा।
जाके बहुत बेहतरीन क्लास देखिएगा, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है बेटा। ठीक है, बिल्कुल क्लास को सभी को मिस मत कीजिएगा। डेफिनेटली अगर आप लोग सारी क्लास देखते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपके काफी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, गारंटेड बोलते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच।